नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। जो 4 विधायक आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 3 वोटिंग के दौरान नहीं पहुंच पाए थे, वो अपनी अपनी सफाई कशिश न्यूज पर दे चुके हैं। लेकिन क्या उनकी सफाई पर्याप्त है? क्योंकि उनके न पहुंचने से साख पर बट्टा लगा तेजस्वी के। जी हां, वो तेजस्वी जिनके गठबंधन ने उन पर भरोसा किया था, जिनके प्रत्याशी ने उन पर भरोसा किया था, और तेजस्वी अस्त व्यस्त रहे बीते 4 दिनों तक 41 का आंकड़ा जुगाड़ करने में, और दावा करते रहे कि हां 41 का आंकड़ा जुगाड़ हो गया है। लेकिन ऐन मौके पर ऐसा खेला हुआ जिसका अंदाजा शायद तेजस्वी भी नहीं लगा पाए होंगे कि जुगाड़ तो दूसरों को साथ लाकर कर लिया गया, लेकिन अपने इस तरह से ऐन मौके पर दगा दे जाएंगे, ये तेजस्वी के साथ पहले नहीं हुआ होगा। राजनीति में तेजस्वी को ये सबक मिली है, एक ऐसी सीख जो आगे उनके सियासी भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच पर्दे के सामने, कैमरे के सामने जो हुआ वो तो आपने देखा। पर्दे के पीछे किस तरह से कहां जोड़ तोड़, कहां किसके माथे पर शिकन और किसके सर से पसीना टपक रहा था 41 का आंकड़ा जुगाड़ करने को लेकर, किस तरह की परेशानी हो रही थी, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़ेंगे, विशेष संवाददाता राजीव रंजन और संजय जी जुड़ेंगे, और साथ ही आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ेंगे। सबसे पहले तो राजीव रंजन के पास चलते हैं। इन्हें आपने देखा होगा, उस गैलरी में ये हर समय मौजूद थे जिस गैलरी से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को वोट देने जा रहे थे। उनके चेहरे के हाव भाव क्या बता रहे थे, राजीव से समझते हैं क्या चाल चली जा रही थी अलग अलग नेताओं के चैम्बर में, और बाहर आकर किस तरह से ये चुनाव परिणाम देखने को मिला। राजीव जी देखिए, आप क्या चाल चली जा रही थी उस पर तो अलग से बात की होगी, लेकिन जिस तरह के मैनेजमेंट एनडीए में देखने को मिला वैसा मैनेजमेंट महागठबंधन में देखने को नहीं मिला। हाँ, तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, चैम्बर में बैठ करके एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, सबको फ़ोन लगवा रहे थे, जो नहीं पहुंच रहा था उनको फ़ोन लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बात हो जाए, वो जल्दी से आकर के अपना वोट डाल ले। और लगभग 1 बज रहा होगा कल, तो 1 बजे के आसपास तक सारे वोट कास्ट हो चुके थे, यानी कि एनडीए के 202 विधायकों ने वोट डाल लिया था, और महागठबंधन के 37 विधायकों ने भी वोट डाल लिया था। 4 वोट पर सबकी निगाहें टिक गई थी, और वो 4 वोट कौन थे? वो थे कांग्रेस के 3 और इनके खुद के आरजेडी के एकमात्र फैसल इमाम, जो ढाका से विधायक हैं और करीबी भी माने जाते थे। तो वहाँ पे ये लगा कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फेल है। बाड़ेबंदी हुई, होटल में रखा गया रात भर, लेकिन रात में जब रखा गया तो क्यों नहीं टोटल विधायकों को रखा गया? कहाँ चूक हुई, क्यों चूक हुई, इसको ध्यान देना होगा। और ये मैनेजमेंट देखने को मिला एनडीए में कि एक भी विधायक को कहीं बाड़ेबंदी में नहीं रखी गई। हाँ, मैं अंदर खाने से चूँकि लगा हुआ था कि भाई एनडीए के विधायक घूम क्यों रहे हैं इतना स्पेशली, और उन पर किसी की नज़र नहीं है या फिर उनको कहीं एक जगह ठहराया नहीं जा रहा है। तो अंदर खाने यही पता चला कि हर 15 विधायक का एक स्लॉट बना हुआ था, और उस स्लॉट में 15 विधायक पर एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। ऑब्जर्वर के लिए 4 लोग साथ में थे, तो 15 पर 5 थे, यानी कि बस बेड़बंदी नहीं थी लेकिन ऑब्जर्व करते थे, नजरबंदी थी। नजरबंदी नहीं, नजर निगाही जो कहा जाता है वो कहा जा सकता है। तो वो था, लेकिन शक भी नहीं था। ऐसा नहीं कि जिस तरह से अब इधर खेमे में शक के गुंजाइश शुरू से ही लग रहे थे। उस समय चाहिए था कि तेजस्वी जो मैनेजमेंट कर रहे थे, जब शुरू से मैनेजमेंट कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते तो शायद कल का दिन कुछ और रिजल्ट लेकर के आता। आप तो वहीं मौजूद थे। तेजस्वी को इस बात का आभास कब हुआ कि हमने जो कोशिश की 4-5 दिन तक, लालू प्रसाद यादव का जो सहयोग लिया, वो अब काम नहीं आया, 41 का आंकड़ा हम नहीं छू पाएंगे? ये आपको क्या लगता है, तेजस्वी को कब आभास हो गया होगा? देखिए, तेजस्वी को आभास तो एक दिन पहले रात में ही हो गया था। अच्छा। लेकिन वो प्रयासरत थे, और प्रयासरत किस रूप में थे ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन वो प्रयासरत थे कि सभी आएंगे।
जैसे बात हो रही थी अभी, आप भी शायद हम लोगों के अपने चैनल पे चल रहा था कि किस तरह से फैसल इमाम जो है रविवार को पटना में थे, लेकिन अकस्मात वो दिल्ली निकल गए। पटना में रहते हुए सोमवार को उनको वोट डालना था, लेकिन अकस्मात रविवार को निकल गए। आप ही बात कर रहे थे फैसल इमाम से फ़ोन पे ऑनलाइन। और उसके बाद रह गई बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के 2 विधायकों को हमने खोजा। एक हाँ, आपने खोज लिया, आरजेडी वाले और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं खोज पाए, आपने खोज लिया। खोजा तो क्या पता चला? उनका था, एक फारबिसगंज से हैं, मनोज विश्वास नाम है, एक वाल्मीकि नगर से हैं, वो हैं सुरेंद्र कुशवाहा, हाँ उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं। दोनों लोग नाराज थे अपने संगठन के नेतृत्वकर्ता से, और उनकी नाराजगी सीधे झलक रही थी, एक तो चैलेंज भी था। वो नाराजगी तो आपको दिख रही थी क्योंकि आप मौजूद थे और उनसे बातचीत करके आए हैं। हम जरा संजय जी के पास चलते हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने बीच में टोका उपेंद्र कुशवाहा के नज़दीकी, ये कांग्रेस खेमे में उपेंद्र कुशवाहा के नज़दीकी पुराना रिश्ता है जिसका अभी कर्ज अदा किया गया, इस तरह से देखा जाए क्या? देखिए अब क्या हुआ ये तो अंदर खाने की बात है, लेकिन दीपक निश्चित तौर पर राज्यसभा चुनाव जो हुआ इसने बिहार की राजनीति की नई का जो नया परिदृश्य है उसको सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम याद आ रहा है, जिस तरीके से चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास जो थी वो बढ़ गई थी। मंगनीलाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने हार का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ा था। कांग्रेस के नेता लगातार आरजेडी के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं आपको चुनाव के ठीक एक दिन पहले रात का वो बयान अखिलेश सिंह जो सांसद है राज्यसभा के कांग्रेस के, उनका वो बयान याद दिलाना चाहूँगा। ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिस तरीके से मृत्यु निश्चित है वैसे ही राज्यसभा के महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह, उनकी जीत भी उसी तरीके से सुनिश्चित है। जिस तरीके से मृत्यु तय है उनकी जीत तय है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी अखिलेश सिंह जो तेजस्वी प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी थे। देखिए एक स्ट्रेटजी में भूल की है आरजेडी ने, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। आरजेडी ने यकीन किया अखिलेश सिंह जैसे लोगों पर, जो प्रदेश नेतृत्व है उनके साथ उनका डायलॉग नहीं था। प्रदेश नेतृत्व में कौन है? राजेश राम, कृष्णा लवरू। अखिलेश सिंह पर उन्होंने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया, और अखिलेश सिंह ने ये दावा कर दिया था कि बाकी के जो विधायक नहीं आए हैं कौटिल्य होटल में, वो उनकी आवाज़ पर है। आप इस तरह का बेतुका बयान कैसे दे सकते हैं मीडिया में? जाहिर सी बात है आपके बयान को हल्के में लिया और चैलेंज के रूप में लिया उन विधायकों ने जो नदारद थे। और हस्र क्या हुआ, आपने सुना होगा, जो विधायक जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे नेता को इग्नोर किया गया चुनाव में। हमारे नेता, आप कैंडिडेट आपको क्यों एडी सिंह मिले थे, और हमेशा आरजेडी का ही उम्मीदवार क्यों खड़ा होगा राज्यसभा चुनाव में? कांग्रेस को मौका क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, चलिए अखिलेश सिंह पर कृपा पात्र थे वो लालू प्रसाद यादव के, तो उनको राज्यसभा भेज दिया लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन इस बार आरजेडी को ही चांस क्यों नहीं कांग्रेस को चांस मिला? हमारे नेता को इग्नोर किया, उम्मीदवार के तौर पे राजेश राम क्यों नहीं हुए, मुकेश सहनी क्यों नहीं हुए? तमाम तरह की जो बातें थी, जो दावे थे, वो अपने बात साथ वो रख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, इस चुनाव परिणाम ने आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक बड़ी खटास पैदा कर दी, और निश्चित तौर पर अब आरजेडी और कांग्रेस को एक दूसरे से गुरेज हो गया है। और आने वाले दिनों में ये राजनीति और कहीं जाकर दिखेगी। आरजेडी कांग्रेस से किनारा करने की कोशिशों में जुट गई है, कांग्रेस भी, ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो भूमिका तय होगी निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा चुनाव जो होगा 2030 में, वो काफी दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव से पहले विधान पार्षद का भी कुछ सीटों का चुनाव है, वहां भी दिख जाएगा। देखिए बहुत अधिक भूमिका तो नहीं है, अब 6 है इनके पास, तो 6 में तो राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जाहिर कर दिया। अब विधानसभा चुनाव अप्रैल में ही है, तो क्या करेंगे ये तो अब जग जाहिर है। यानी कोई एक दूसरे के कहने में नहीं है, अपनी डफली अपना राग। बिल्कुल, अपनी डफली अपना राग है। और तेजस्वी के लिए ये सबक है कि किस तरह से साथियों को चुना जाए और साथियों पर किस हद तक भरोसा किया जाए। अमित, बैठक चल रही थी तेजस्वी आवास पर, दिन भर आप वहां मौजूद थे कि किस तरह की हलचल है, और आप भी ये भरोसा कर रहे थे कि तेजस्वी के दावे में दम है, 41 का आंकड़ा वो जुटा लेंगे, कोई कम नहीं होगा, लेकिन 4 कम हो गए। तेजस्वी के लिए चिंता की विषय ये है कि आखिर उनके जो विधायक हैं वो कैसे छिटक गए। फैजल रहमान से आप बातचीत कर रहे थे, और उससे पहले हमारी भी उन पे फ़ोन से बातचीत हुई, और जो जानकारी हमारे पास मिली थी कि जब ये वोटिंग चल रही थी उस समय भी तेजस्वी यादव किसी भी माध्यम से फैजल रहमान से बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि फ़्लाइट से वो दिल्ली से आ जाएं, उनकी माँ की तबीयत वाकई ख़राब है, ये बात वो सही कह रहे हैं।
सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी एक बड़ी कहते हैं कि घेराबंदी की, तमाम विधायकों को 1, 2 नहीं 3 होटलों में रखा, कुछ जो विधायक बाहर थे उनसे लगातार संपर्क में रखे, बावजूद इसके ये छिटक कैसे गए। तो इसके पीछे की कहानी राजीव जी और संजय जी बता रहे थे। लेकिन एक और बात आपको बता देते हैं कि फैजल रहमान जो है अब वो गले की हड्डी बनने वाले हैं। फैजल रहमान, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि फैजल रहमान सब कुछ करके खेल बिगाड़ भी दिए, खेल के अंदर का खेल बिगाड़ दिए। अब फैजल रहमान जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे उनको। देखिए ऐसे केस में क्या होता है कि पार्टी की तरफ से उनको कार्रवाई की जा सकती है, उनको कहा जाएगा मैं सस्पेंड कर देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि जो एक टेक्निकल एक पॉइंट है उसमें यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बने हैं 25 विधायक होने चाहिए, यानी उसमें टोटल जो सीट है 243 सीटों में, अभी हम आशुतोष जी बात कर रहे थे, तो 10% जो है आपको विधायक चाहिए। 10% यानी इसका मतलब है कि 24.3 यानी 25 विधायक चाहिए। अब देखिए दोनों हाथ में लड्डू है फैजल रहमान के। तेजस्वी यादव कोलकाता चले गए। सबसे पहले कशिश न्यूज़ ने दिखाया कि जैसे ही हार तय हो गई तेजस्वी यादव यहाँ से कोलकाता निकल गए, क्योंकि उनको पता है कि अब कुछ कर नहीं पाएंगे वो। फैजल रहमान ने खेल बिगाड़ दिया, कांग्रेस भी खेल बिगाड़ी है, और यहाँ से नहीं हुआ है। 25 में तेजस्वी यादव के कमजोरियों के कारण फ्रेंडली फाइट्स हुए थे। याद कीजिए आप, राहुल गांधी से लेकर जो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग कई बातों पे मनाना चाहते थे। राजेश राम को अनदेखा किया गया, और राजीव जी ने इंटरव्यू जब किया उस समय भी राजेश राम का चर्चा हुई कि राजेश राम को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया गया, हिना साहब को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। तो कई जगहों पे तेजस्वी यादव से गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों से आपको सीखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तेजस्वी यादव के लिए है दीपक कि वो फैजल रहमान अपने ही कुनबे को नहीं बचा पाए, और फैजल रहमान उनको चिढ़ा रहे हैं, कि भाई आप कार्रवाई करके दिखाओ। कमजोर दिख रहे हैं तेजस्वी, बिल्कुल कमजोर दिख रहे हैं भाई। अगर कार्रवाई करेंगे तो उनका नेता प्रतिपक्ष वाला बंगला ही खाली कर देना पड़ेगा। ये चीज लालू जी में नहीं। इधर आइए, पहले इधर आइए। जो मैनेजमेंट हुआ था, आप सोचिए कि लालू जी का मैनेजमेंट हुआ करता था तो एक एक विधायक को बुला बुला करके पहले से ही, देखिए भाजपा इस राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि आज से 3 महीने पहले रख चुकी थी। वो तैयारी 3 महीने पहले से हो रही थी एनडीए में और खास करके भाजपा में। लेकिन राजद के ये राजकुमार जो हैं तेजस्वी यादव लास्ट टाइम में तैयारी शुरू किए। ये चीज लालू यादव में नहीं था। वो मतलब लालू यादव से भी नहीं सीख रहे हैं। नहीं, एक और वो तो किसी से नहीं सीख रहे हैं। अगर ये सीखे होते तो 2025 में आशुतोष जी, अगर 2025 में अगर तेजस्वी यादव लालू यादव की पाठशाला में अगर सीख लेते, पता नहीं कौन कौन सलाहकार, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो देख रहे होंगे तो हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लालू यादव भाई, लालू यादव की पाठशाला में नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें रघुवंश प्रसाद सिंह इस समय नहीं है, आपको अब शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह, लालू यादव के नवरत्नों से लालू यादव, अब आशुतोष से भी बात की, आशुतोष जी से बताएंगे कि किस तरीके से बातचीत करते थे। क्या तेजस्वी यादव उस हालत में है कि कोई बड़ा फैसला लेने के लिए खुद से ले सकते हैं? वो अपने नवरत्नों से जो बात करते हैं वो यही फैसला लेते हैं कि आप होटल में रख लीजिए। भाई साहब, आप तो पहले ही अपना कमर तोड़ लिए, होटल में रख दिए। नवरत्न सर बिहार से कम जुड़े हुए, बाहर से ज्यादा जुड़े हुए हैं तेजस्वी के नवरत्नों में, और लालू जी के नवरत्नों में जमीन से जुड़े हुए नेता हुआ करते थे। उसी के खामियाजा भुगत रहे हैं ये। ठीक है आशुतोष जी, 1 मिनट सामने आइए। 1 मैन शो बनाने का प्रयास कर रहे थे तेजस्वी यादव ताकि पूरा क्रेडिट वो ले जाएं एक बड़े मुकाबले में बड़े खेमे को हराने का, लेकिन 1 मैन शो के चक्कर में न पद बचा, न कद बचा और न साख बची। क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि जो अब दिख रही है लोगों को नतीजे के बाद, उसकी पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। और आप गौर कर रहे होंगे कि एनडीए का शायद ही कोई नेता होगा जो कॉन्फिडेंस से लवरेज नहीं होगा और उसने कहा होगा कि 5वीं सीट पर संशय की स्थिति है। सबने पूरे जोर से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम 5 सीट जीत रहे हैं। इसका मतलब कि तेजस्वी यादव ने जब तैयारी शुरू की उससे पहले ही एनडीए के जो थिंक टैंक है उन्होंने बाइंड अप कर लिया था, अपना टारगेट चुन लिया था कि हमें किसी से बात करनी है, कौन सॉफ्ट टारगेट हैं, और सबको साध लिया गया था। यही वजह था कि एनडीए खेमे में
शुरू से लेकर अंतिम तक निश्चिंतता थी, लेकिन महागठबंधन में बेचैनी दिख रही थी और इसी बेचैनी का आलम है, बेचैनी की वजह है कि लास्ट टाइम में होटल तक बात आई, यानी कि होटल पनाश में रखा गया और लेमन ट्री में रखा गया। उस दौरान भी इन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये संकेत मिल गया था कि ये सारे लोग हमारे मतलब हमारी कमज़ोर कड़ी हैं, उनको साधने की कोशिश ज़रूर हुई लेकिन वो नाकाम साबित हुई। और यही वजह है कि एनडीए खेमे जो 5 और यहाँ तक ही नहीं, एनडीए खेमे की तरफ से जो मॉक पोल की बात आ रही थी उसमें सब कुछ एकदम प्री प्लान्ड वे में किया गया था। आपको जब 41 वोट की ज़रूरत है, मैनेजमेंट उसको कहते हैं। बिल्कुल एकदम स्ट्रेटेजी वाइज सारी चीज़ें हुई। जब 41 वोट पर ही जीत हो जा सकती है तो 44 दिलवाया गया नीतीश कुमार को, 44 दिलवाया गया नितिन नवीन को, बाकी को 42 बाकी को 42, यानी कि उनको पता था कि यार ये वोट 41 के अलावा 3 वोट यहाँ जा रहा है तो सामने वाले के पास कितना वोट है और उसकी भरपाई हम सेकेंड वरीयता से। अगर लालू यादव से तेजस्वी सलाह लेते तो उनको ये कैलकुलेशन पता था। नहीं, लालू यादव तेजस्वी ये कैलकुलेशन भाप नहीं पाए। नहीं भाप नहीं कहे, उनकी गलती भी है। वो कह उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हमारे कैंडिडेट को 37 मिला है और उनको 30 मिला, तो ये कैसे जीत हो गई। यही दर्शाता है कि कितने गंभीर थे। हुई थी तेजस्वी यादव को जो जानकारी पहले दी गई राजीव जी, जो अंदर में हमको पता चला वो अपुष्ट जानकारी कुछ दे दी गई। तो तेजस्वी यादव ने जो बयान दे दिया शुरुआत में कुछ मीडिया हाउस में, वो गलत मैसेज चला गया। फिर तेजस्वी यादव उन पर गुस्सा होकर बोले कि भाई ये क्या हमको बोल रहे हैं बुलवाने के लिए, अब तो हम लोग हार ही गए हैं। तो आप समझिए कि तेजस्वी यादव के कैसे रणबांकुड़े हैं कि सही तरीके से जानकारी भी उनको नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक बात जो हम लोग पनास होटल और इस सब की बात कर रहे थे, हम फिर से वही कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कुनबे को, महागठबंधन के कुनबे को बचाने में लगे हुए थे, AIMIM के 5 विधायकों को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन ये भूल गए कि आपका 25 में से एक गायब होने वाला है। और हम लोग देखिए कल भी 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे दीपक कि 24 में क्या हुआ था। 2024 में रात भर कशिश न्यूज़ वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी तेजस्वी यादव के आवास पर। आप भी उस दिन थे, हम भी उस दिन मौजूद थे। उस दिन भी क्या हुआ था, चेतन आनंद इधर से निकल गए, संगीता उधर से निकल गई, सुबह विधानसभा में नजर आए। ठीक वही चीज हुआ 24 में, जो खेल हुआ था, जो खेल बीजेपी ने खेला था और नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया था, 26 में भी नीतीश कुमार थे, राज्यसभा जा रहे थे, वही खेल दोहरा दिया गया और अपने कुनबे को नहीं बचा पाए। लेकिन एनडीए जब 5वीं सीट का उम्मीदवार ले आया तभी तेजस्वी को चेत जाना चाहिए था। उसी समय उनको ये चीज क्लियर कर लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि भाई कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एनडीए का, भाजपा का। क्लोजिंग स्टेटमेंट एक ले लेते हैं। नुकसान एडी सिंह को नहीं हुआ है, नुकसान महागठबंधन को नहीं हुआ है, इस चुनाव परिणाम से नुकसान सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को हुआ है, व्यक्तिगत भी राजनीतिक भी। इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस पर जिम्मेवारी होती है और नाकामी मिलती है तो उसका भी ठिकरा उसी पर फोड़ा जाता है। तो जाहिर तौर पर महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में घटक दल के सारे नेता थे, सब लोग थे, तो जिम्मेवारी भी उनकी बनती है। कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिलते रह जा रही है उनके मुताबिक, लेकिन अभी भी और भी अनुभव की ज़रूरत है। और धीरे धीरे कहते हैं या तो हार मिलती है या फिर सबक मिलता है, सीख मिलती है। केवल राज्यसभा चुनाव तक ही नहीं है, चूक अभी भी वो कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के नवरत्नों में से एक शिवानंद तिवारी ने बड़ा कटाक्ष किया उनके कोलकाता जाने को लेकर। अमित जी एक लाइन इस पर भी थोड़ा बताइए, आइए जरा बताइए। हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। लेकिन इतना तय है कि जनता संघर्ष नहीं देखती है, जनता परिणाम देखती है और परिणाम देने में तेजस्वी यादव कामयाब नहीं हो पाए हैं। भले ही वो कितने बड़े नेता बनने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन नेता तब बनेंगे जब कुनबे को साथ रख पाएंगे, पर यहाँ उसमें भी चूक हुई है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।